हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। तो आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसको कहते हैं हम गाउस प्रमेय की सहायता से, है ना। किसकी सहायता से बेटा? गाउस प्रमेय की सहायता से किसके कौन से नियम की उत्पत्ति करना? कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना। ओके, तो देखो गाउस प्रमेय की सहायता से हम क्या करने वाले हैं? कूलाम के नियम की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बच्चों, तो मैं गाउस प्रमेय की हेल्प से कूलाम के नियम की स्थापना करने वाला हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने स्लाइड तैयार किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में गाउस का प्रमेय होता क्या है। ठीक है, तो कहता है बेटा, यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। कहता है माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, है ना। क्या कहता है कि माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है ना। क्या बोलता है कि एक आवेश है जो प्लस क्यू है, वो कहाँ पर स्थित है बेटा? एक बिंदु ओ पर स्थित है। ओ केंद्र और त्रिज्या आर का एक गोला खींचते हैं। ओ केंद्र तथा त्रिज्या आर का एक क्या खींचते हैं? गोला खींचते हैं। इस गोले का पृष्ठ गाउसीय होगा। इस गोले का पृष्ठ कैसा होगा? गाउसीय पृष्ठ होगा। ठीक है बच्चों, कहता है सममिति से इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान तथा इसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। जब ये पृष्ठ ही गाउसी हो जाएगा, जब ये पृष्ठ कैसा हो जाएगा बेटा? गाउसी हो जाएगा। इसका मतलब ये एक बात ये समझ लेना चाहिए अपने को कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो समान भी होगा तथा इसकी दिशा कैसी होने वाली है बेटा? त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होने वाली है। तो चलिए इसको समझते हैं हम एक ब्लैंक स्लाइड में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, है ना, कि आपको इसको किस प्रकार से हल करना चाहिए, किस प्रकार से ये हल होगा। ठीक है, तब देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल लेके चलता हूँ। ठीक है, एक सर्कल लेके चलेंगे हम यहाँ पर। चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल ले रहा हूँ, ये सर्कल हो गया सपोज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अच्छे से। इसका हम केंद्र ओ लेते हैं। ठीक है, इसका केंद्र क्या लेने वाले हैं बेटा? हम ओ लेने वाले हैं। ओ केंद्र लेकर के चलेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा इसका केंद्र ओ ले लेता हूँ। ये ओ केंद्र हो गया जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। कहता है ना, कहता है कि माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु ओ पर स्थित है, किसी बिंदु ओ पर स्थित है। ओ केंद्र तथा स्मॉल आर त्रिज्या, है ना। ओ केंद्र तथा स्मॉल आर त्रिज्या का हमने क्या किए? एक गोले को ड्रॉ किए। एक गोले को हमने क्या कर दिए बेटा? ड्रॉ कर दिए। इस गोले का पृष्ठ कैसा होगा बेटा? गाउसी पृष्ठ होगा। इस गोले का पृष्ठ कैसा होगा? गाउसी पृष्ठ होगा, है ना। अब क्या कहता है, जब ये गाउसी पृष्ठ होगा तो सममिति से इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, इस गोले पर स्थित, इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु होने वाले इन बिंदु, है ना, इन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसे होने वाला बेटा? एक समान तथा इसकी दिशा कैसी होगी बेटा? बाहर की ओर। कैसी होगी? त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। सो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो एक बिंदु हमने इसके पृष्ठ पर भी आगे चलते रहते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, पैराग्राफ चेंज करके बात करता हूँ मैं। गाउसी यानी गोलीय गाउसी पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना कर लेते हैं। तो चलो एक गोलीय गाउसी पृष्ठ है, इसके, है ना, गोलीय गाउसी पृष्ठ के एक क्षेत्रफल पर मैंने ds वेक्टर की कल्पना कर लिया। क्या कर लिया बेटा? ये ds वेक्टर की कल्पना कर लिया, कल्प अवयव ले लिया मैंने यहाँ पर। अब कहते हैं कि इसकी भी दिशा त्रिज्यीय क्षेत्र में बाहर की ओर होगी। जैसे ही इसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में, इसकी जो क्या दिया गया है, जो त्रिज्यीय दिशा में कैसी हो गई? इसकी भी दिशा बाहर की ओर होगी। तो मतलब जो ds है बेटा, इसकी भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी कि नहीं? ये ds वेक्टर भी बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक, या इस प्रकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस प्रकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण कैसे हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, शून्य कोण बनेगा क्योंकि दोनों कैसे एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अतः, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बात। क्या कह रहा हूँ मैं? अतः कह सकता हूँ यहाँ पर, है ना। अतः इस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला
इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ई वेक्टर और ये होगा डी एस वेक्टर, ठीक है। दिस इक्वल टू ये होगा इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो सर्कल रहता है ये क्या करता है? संपूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? संपूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। और एस क्या है? ये एस ये एस क्या है? यह इसका क्षेत्रफल होता है ना, इस क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है एस। एस इसका मतलब है कि इसका टोटल एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है एस, ठीक है। तब देखो ई वेक्टर डी एस वेक्टर है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? इसको ई वेक्टर डी एस वेक्टर को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं। क्या बोलोगे? ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होगा कि नहीं? बताओ जल्दी से, ऐसा होगा कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, अब मैं सिंपल सी बात ये कह सकता हूँ। अब यहाँ पर कैसे कहा? अब देखो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब इज इक्वल टू मैं इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि अब देखिए ये इंटीग्रेशन है, तो अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 0 डिग्री है। अब मैंने कहा क्या कहा? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इस बात को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो थीटा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कह देते हैं चूँकि ये कैसे हुआ पता है कि नहीं? ये वेक्टर नियम से होता है। किसके वेक्टर नियम से होता है? अब सिंपल सी मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, देखो अब इसको पूरा क्लीन कीजिए, मैं इसको सिंपल सा बता दे रहा हूँ आपको कि ऐसा हो सकता है। देखो क्या होने वाला है, ये होगा बेटा आपका, देखो अब क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहेगा और एस हो जाएगा। देखो ई वेक्टर डी एस वेक्टर, चूंकि आपने एक बात पढ़ के आए हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर, चूंकि एक बात होती बेटा ए वेक्टर क्रॉस सॉरी क्रॉस नहीं होगा, ये क्या होगा आपका? क्रॉस नहीं होगा, क्या होगा? डॉट होगा, है ना। क्या होगा बेटा? डॉट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, है ना, ए बी कॉस थीटा होता है। तो इस फार्मूले की हेल्प से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई वेक्टर डी एस वेक्टर, मतलब इसको लिख सकते हैं ई डी एस, और ये कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। सो आई राइट नाउ इंटीग्रेशन ई डी एस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई डी एस, और कॉस थीटा की कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। सो आई राइट नाउ क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ये होगा, देखो ई को बाहर ले लीजिए आप, इंटीग्रेशन, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डी एस हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 का तो वही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे? चूंकि हमको मालूम है, चूंकि क्या होता है? इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? ये ऐसे यहाँ पर लिख लेना, तो डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गोलीय गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा? गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए गोलीय गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो जाएगा, आपने अभी तक लिखा था यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू, ई बाहर ले लिया था, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी एस हुआ था ना। तो आपने बता दिया था जो इंटीग्रेशन एस डी एस जो था वो गोलीय गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल था। तो आप क्या कह सकते हो? इस क्षेत्रफल को आप एक बात कह सकते हो ना कि इंटीग्रेशन एस डी एस इज इक्वल टू, जब गोलीय गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो गोलीय गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? तो इसका भी कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इस 4 पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर रखने पर इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? ई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। किंतु आपने एक बात पढ़ के आए हो, किंतु फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? क्यू अपान कितना होगा बेटा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। ये किस नियम से है? गाउस के नियम से, ठीक है। किसके नियम से बेटा? ये गाउस के नियम से है। अब मैं समीकरण नंबर 1
व 2 से बोल सकता हूँ, 2 से क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आई राइट नाउ ई इज इक्वल टू सॉरी ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो इसका अगर मैं ट्रांसफर इधर करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, ई इज इक्वल टू ये होगा 1 अपान, देखो क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये होगा क्यू अपान आर स्क्वायर। ऐसा राइट कर सकते हैं। देखो ये पूरा का पूरा नीचे आने वाला है, ठीक है। इसको हमने ऐसा लिखेंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। इसको क्या दिए बेटा, समीकरण नंबर 3 दे दिए। अब ध्यान से देखिएगा आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा समीकरण नंबर 3 विद्युत क्षेत्र में, है ना। तो समीकरण नंबर ये यहाँ तक कितना हो गया, 3 हो गया। अब यदि बिंदु P पर, अब मैं क्या बोल दूँ, यदि बिंदु P, ये जो बिंदु P है आप ध्यान से देखिए, यदि ये बिंदु P जो दिख रहा है आपको, इस पर मैं एक परीक्षण आवेश Q0, है ना, एक अन्य बिंदु आवेश Q0 रखे तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु P पर एक आवेश क्या रखने वाला हूँ, Q0 रखने वाला हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये अगर मैं इसको बिंदु P कहूँ, है ना, तो क्या कहूँ, इस बिंदु P पर अगर मैं एक Q0 आवेश रखूँ तो इस पर लगने वाले अगर बल की बात करेंगे तो बल कितना होने वाला बेटा, ये बल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा हूँ, यदि बिंदु P पर अन्य बिंदु आवेश क्या बोल रहे हैं हम, Q0 रखे तो इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल क्या होगा बेटा, बल होगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू EV होगा। तब समीकरण नंबर 3 से चलो मान रखो, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q0 का Q0 रहेगा इंटू ई की वैल्यू रखो तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। सो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। और यही क्या होता है बेटा, यही कूलाम का नियम होता है कि नहीं, बताओ जल्दी से। यही कूलाम का नियम है, और यही क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। क्या कठिन है, बहुत इजी है। आपको इसी प्रकार से इसको पढ़ना है, बहुत आसानी से याद हो जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आपको इसको बहुत ही सरलता से पढ़ना होगा और अच्छे से याद करना है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे इसी चैनल के साथ। थैंक यू।